आज हम एक ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पहाड़ों की रूहानियत और जमीनी हकीकतें दोनों साथ साथ चलती हैं। उत्तराखंड। हाँ, जिसे देवभूमि भी कहते हैं। बिल्कुल, देवभूमि। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस प्रदेश के प्राचीन आध्यात्मिक इतिहास से लेकर मतलब आज की जो जटिलताएं हैं और भविष्य की राह, इन सबको समझें। जी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे ये भूमि अपनी जड़ों को सहेजते हुए आगे बढ़ रही है। हाँ, और ये समझना काफी अहम भी है, जी। क्योंकि देखिए, ये भूमि सिर्फ पवित्र नदियों और तीर्थों की ही नहीं है। हम्म। यहाँ कई राजवंश रहे हैं, आंदोलन हुए हैं, और अब विकास बनाम पर्यावरण की एक कश्मकश भी चल रही है। हाँ, तो इसकी कहानी मतलब कई परतों में खुलती है। चलिए तो पहली परत खोलते हैं। ये जो नाम है देवभूमि, यही बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। सामग्री बताती है कि इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में है, वेदों पुराणों में। स्कंद पुराण में तो केदार खंड और मानस खंड, इन दो हिस्सों का वर्णन है। हाँ, जो इसके पौराणिक महत्व को दिखाता है। और यहीं से तो गंगा यमुना जैसी हमारी जीवनदायिनी नदियां निकलती हैं। सही कहा। और यही वो धरती है जहां माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने तपस्या की, योग और ध्यान की जो गहरी परंपराएं हैं वो यहीं पनपी। अच्छा। और अगर इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ें तो मध्यकाल में यहाँ स्थानीय राजवंश थे, जैसे कत्यूरी, चंद और गढ़वाल के पवार शासक। हाँ हाँ। इन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति को, प्रशासन को एक तरह से आकार दिया। फिर बीच में गोरखा भी आए। अच्छा, थोड़े समय के लिए। हाँ, संक्षिप्त शासन रहा उनका। और फिर 1814-16 के बाद जब एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। और उन्होंने ही ये हिल स्टेशन वगैरह बसाए, नैनीताल, मसूरी। जी हाँ, बिल्कुल। नैनीताल, मसूरी, ये सब उन्होंने ही विकसित किए। इससे भी इस क्षेत्र का चरित्र काफी बदला। और आजादी के बाद तब तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हाँ, उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना, लेकिन अलग राज्य की मांग वो लगातार उठती रही। एक लंबा संघर्ष चला। हाँ, सुना है काफी लंबा संघर्ष था। जी। और इसमें कुछ दुखद घटनाएं भी हुईं, जैसे 1994 का रामपुर तिरहा कांड। वो राज्य आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और आखिरकार 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना उत्तरांचल। हाँ, पहले उत्तरांचल नाम था। जी, जिसे फिर 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है, ताकि वो जो ऐतिहासिक पहचान है वो और मजबूत हो सके। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब अगर आज के उत्तराखंड को देखें तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसकी अद्भुत भौगोलिक स्थिति, है ना? बिल्कुल। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, बड़े बड़े ग्लेशियर्स और करीब करीब 65% हिस्से में तो घने जंगल हैं। हाँ, और नदियां, कल कल करती नदियां। और ये भी ध्यान रखना होगा कि लगभग 86% हिस्सा पहाड़ी है। ओह, 86%। जी। तो ये नज़ारे जितने सुंदर हैं उतने ही कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण भी हैं। हाँ, ये तो है। और इस भूगोल के साथ ही जुड़ी है इसकी आध्यात्मिक पहचान। गहराई से जुड़ी है। चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये तो है ही। जी। साथ में हरिद्वार है, ऋषिकेश है। योग कैपिटल। हाँ, योग की वैश्विक राजधानी। फिर हेमकुंड साहिब है, पिरानकलियर है, जागेश्वर है। मतलब अनगिनत आस्था के केंद्र हैं। और कुंभ मेला। हाँ, हरिद्वार का कुंभ मेला और ऋषिकेश हरिद्वार की गंगा आरती, ये तो दुनिया भर के लोगों को खींच लाती है। तो ये सब ठीक है, लेकिन ये सब चलता कैसे है? मतलब अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है यहाँ की? देखिए, मुख्य रूप से 3-4 स्तंभ हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा वो है पर्यटन। हाँ। इसमें धार्मिक पर्यटन भी है, इको टूरिज्म भी है, मतलब ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण का ध्यान रखे, और एडवेंचर टूरिज्म भी। अच्छा। दूसरा है कृषि और बागवानी। यहाँ सीढ़ीदार खेतों में बाजरा, गेहूं, चावल होता है। सेब, नाशपाती जैसे फल होते हैं। और हाँ, औषधीय जड़ी बूटियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। औषधीय जड़ी बूटियां, हाँ ये तो सुना है। नदियों का इतना बड़ा जाल है तो पन बिजली की काफी संभावनाएं हैं। और शिक्षा वगैरह। शिक्षा में भी देखिए, आईआईटी रुड़की है, एम्स ऋषिकेश है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। कई अच्छे संस्थान हैं। साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, करीब 79%। लेकिन हाँ, लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, चुनौतियां भी यहीं से शुरू होती हैं। खासकर दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। खासकर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी पहुंच आज भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, और ये हमें सीधे चुनौतियों वाले मुद्दे पर ले आता है।
स्रोत बताते हैं कि पहाड़ों से पलायन एक बहुत बहुत गंभीर समस्या है। जी हाँ, पलायन, जिसे घोस्ट विलेज की समस्या भी कहते हैं। कई गांव खाली हो रहे हैं। क्यों? रोजगार की कमी। हाँ, रोजगार की कमी है, बेहतर शिक्षा की तलाश है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश है। ये सब लोगों को अपने गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। हम्म। और इसके साथ ही ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। भूस्खलन, अचानक बाढ़ आ जाना, बादल फटना, ये यहाँ काफी आम है। वो 2013 वाली केदारनाथ आपदा, वो तो बहुत भयानक थी। जी, वो एक दुखद प्रमाण है कि ये क्षेत्र कितना संवेदनशील है। और जलवायु परिवर्तन का असर भी अब साफ दिखने लगा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। हाँ, बारिश अनियमित हो गई है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। और फिर बेरोजगारी, खासकर मौसम के हिसाब से जो बेरोजगारी होती है, वो भी एक मुद्दा है। और अनियोजित निर्माण कार्य। ये भी एक बड़ी चिंता है। जी, तो इन सब चुनौतियों के बीच भविष्य के लिए क्या सोचा जा रहा है? मतलब स्रोत कुछ समाधान बताते हैं? हाँ, बताते हैं। और यहाँ कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। जोर जो है वो टिकाऊ विकास पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। जैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। पारंपरिक पर्यटन तो ठीक है, पर उसके साथ साथ ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे योजनाएं, योग और वेलनेस रिट्रीट, इन पर ध्यान देना। अच्छा, मतलब कम ज्ञात जगहों को विकसित करना। हाँ, जैसे मुंसियारी है, चोपता है, औली है। ये खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन इन्हें जिम्मेदारी से विकसित करने का विचार है, ताकि पर्यावरण पर बोझ ना पड़े। और कृषि में? कृषि में जैविक खेती पर जोर है, बागवानी को बढ़ावा देना। और जो औषधीय पौधे हैं, उनकी व्यावसायिक खेती, ताकि स्थानीय लोगों की आय बढ़े। और ये जो आपदाओं का खतरा है, उससे निपटने के लिए? उसके लिए देखिए, बेहतर आपदा प्रबंधन पर जोर है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसको मजबूत करना। जी। निर्माण ऐसा हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने जो ज्यादा लचीला हो, जो इन आपदाओं को झेल सके। और पलायन रोकने के लिए? उसके लिए कोशिश है कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही मौके मिले। डिजिटल कौशल सिखाना, रोजगार के अवसर पैदा करना। और ऋषिकेश को एक ग्लोबल वेलनेस डेस्टिनेशन बनाने का भी विचार है। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सब कुछ एक संतुलन साधने की कोशिश है। किसके बीच? उस नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी और विकास की जरूरतों के बीच। सही कहा। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि उत्तराखंड एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ उसकी गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। हाँ, जड़ें बहुत गहरी हैं। और दूसरी तरफ आधुनिक विकास की चुनौतियां भी हैं, आकांक्षाएं भी हैं। तो भविष्य शायद इसी पर निर्भर करेगा कि वो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साध पाता है। बिल्कुल। और श्रोता हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या? सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड अपनी इस अनूठी आध्यात्मिक पहचान, अपनी नाजुक पारिस्थितिकी और जो जरूरी नवीनता है, क्या इन सबको एक साथ बुन के पहाड़ी क्षेत्रों के सतत विकास का, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई प्रेरणादायक मॉडल बन सकता है दुनिया के लिए? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। जी, इस पर विचार करना जरूरी है।